प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके बेस पर पूरी केमिकल काइनेटिक्स चल रही है। ठीक है, आइए इसके हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में सुनते हैं और समझते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, इस थ्योरी को प्रपोज किया था मैक्स क्लॉस ने और विलियम लेविस ने। ये थ्योरी वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी का जो बेस है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, जो इसमें बातें बताई गई हैं, वो ये बताई गई हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो केमिकल रिएक्टिंग स्पेसीज होते हैं उनका कोलाइड करना जरूरी है। मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, दूसरा, हर कॉलिजन, ठीक है, हर कॉलिजन रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करता है। मतलब हर कॉलिजन पर प्रोडक्ट बनेगा ऐसा नहीं है। जिस कॉलिजन पर प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है उसे इफेक्टिव कॉलिजन कहा जाता है कि ये इफेक्टिव कॉलिजन है। अब कई बार ना बच्चे इसमें क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर इफेक्टिव कॉलिजन से पहले जो कॉलिजन हो रहे हैं क्या वो फिर बेकार हो गए? नहीं, वो बेकार नहीं हुए। हर कॉलिजन में एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, और जब तक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक प्रॉपर एनर्जी अचीव नहीं कर लेता तब तक वो इफेक्टिव कॉलिजन तक पहुंचेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कील है, हमने उसे दीवार में लगाया और हथौड़ी से हिट किया। एक बार हिट करने पर कील अंदर नहीं गई। हमने एक बार हिट और किया, कील अब भी अंदर नहीं गई। हमने एक बार और हिट किया, अब हल्का सा महसूस हुआ कि अब कील अंदर जा रही है। और फोर्थ टाइम जब हमने हिट किया तो कील अंदर चली गई। तो कील एक्चुअली में फोर्थ अटेम्प्ट पर गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले 3 अटेम्प्ट वो बेकार हो गए। ठीक है, पहले 3 अटेम्प्ट जो किए उन्होंने वहां पर एक बेस तैयार किया, ठीक है, जिससे कील का अंदर पिनेट्रेशन आराम से हो पाया। तो आई होप मेरा ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई। तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि हमें तब तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जब तक कॉलिजन इफेक्टिव ना हो। अब इफेक्टिव कॉलिजन अचीव करने के लिए हमें 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला है एनर्जी बैरियर और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब तक मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं आएगी तब तक भी प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं एनर्जी बैरियर, कि ये एनर्जी का बैरियर लग गया। और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब तक 2 मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड नहीं करेंगे तब तक भी हम इफेक्टिव कॉलिजन अचीव नहीं कर सकते हैं। आइए इसके पोस्टुलेट को एक बार रीड करते हैं। मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट, हमने बताया आपको। ओनली कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये भी बताया कि जब तक कॉलिजन नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। नॉट ऑल कॉलिजन रिजल्ट इन रिएक्शन, हर एक कॉलिजन से रिएक्शन पूरी नहीं होती। द कॉलिजन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज इफेक्टिव कॉलिजन, जिस कॉलिजन पर प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसे इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। और बहुत कम कॉलिजन होते हैं जो इफेक्टिव कॉलिजन बन पाते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कॉलिजन इफेक्टिव द रिएक्टिंग स्पीसीज हैव टू ओवरकम सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शंस कॉल्ड बैरियर्स। ठीक है, और ये 2 ही हैं, पहला है एनर्जी बैरियर और सेकंड है ओरिएंटेशन बैरियर। आइए आपके साथ एनर्जी बैरियर डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों अब समझते हैं एनर्जी बैरियर के बारे में। देखो, बैरियर हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल को। ठीक है, जैसे आपने कई बार ना रेस में भी देखा होगा, है ना, एक होती है हेडल वाली रेस जिसमें बीच बीच में क्या रखे होते हैं, ऑब्स्टेकल रखे हुए होते हैं। इसी तरह से आपने कई जगह पर जो क्या बोलते हैं रोड होती हैं वहाँ पे कुछ फाटक लगे हुए देखे होंगे जो अनवांटेड मोमेंट को रोकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, बैरियर हैं। तो बैरियर बेसिकली क्या होता है, एक तरह की रुकावट है या रोकथाम है, ठीक है, या ऑब्स्टेकल है। तो यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर
आ जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कॉलिजन अचीव होने में टाइम लगता है। अब ये है क्या, इसे आराम से बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, रिएक्टेंट स्पेसीज के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, सबसे पहले वो बॉन्ड टूटते हैं और उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास पहले से ही इतनी एनर्जी होती तो बॉन्ड अपने आप ही टूट जाते, लेकिन वो बॉन्ड अपने आप तो टूट नहीं रहे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ताकि उनके पास इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाए, इतनी एनर्जी आ जाए कि वो बॉन्ड टूटे, ठीक है, और वो नए बॉन्ड बना सकें जिससे प्रोडक्ट बने। ठीक है, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन और टू अचीव इफेक्टिव कॉलिजन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इफेक्टिव कॉलिजन को अचीव करने के लिए हमें जो चाहिए, उसकी हमें आवश्यकता है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टिंग स्पेसीज हैं, उनके पास पहले से भी कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी रखते हैं अपने साथ। हालांकि एनर्जी इतनी नहीं है कि थ्रेशोल्ड के बराबर हो, लेकिन रखते हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें बाहर से इतनी एनर्जी और प्रोवाइड करनी होती है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएं। तो ये जो हमने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी है ना, इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। भाई, इस एनर्जी ने उनको क्या किया? एक्टिवेट किया। नॉर्मल स्टेट में तो वैसे ही घूम रहे थे। ठीक है, इस एनर्जी को देके हमने उनको क्या किया? एक्टिवेट किया। तो नॉर्मल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, इनका जो सम होता है, ये मिलके बन जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आइए इस चीज को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, ये लेवल दिखाया हुआ है किसका? रिएक्टेंट का, और ये हाइट है एनर्जी की। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट में रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, और ये वाला जो है, ये है हमारी बैरियर एनर्जी विच वी कॉल थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब ये रिएक्टिंग स्पेसीज इतनी एनर्जी और अचीव करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे इनके बॉन्ड टूटेंगे, और जब इनके यहाँ बॉन्ड टूटेंगे तब जाकर ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो रिएक्टिंग स्पेसीज को हमें इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी इसकी नॉर्मल एनर्जी के ऊपर। तो ये जो हमने एनर्जी दी है, इसी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपको याद रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है, मैंने समझाया भी, नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानना हो तो ये क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी। बच्चे ना अक्सर थ्रेशोल्ड एनर्जी में और एक्टिवेशन एनर्जी में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस पर इफेक्टिव कॉलिजन अचीव होगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी नहीं होती है, तो हम उन्हें बाहर से और एनर्जी देते हैं जिससे उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो जाए। तो हमने उन्हें जितनी एनर्जी और दी है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमने इनको दी है, वो हमारी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एनर्जी बैरियर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों, अब समझते हैं ओरिएंटेशन बैरियर को। देखिए बच्चों, यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जब दो रिएक्टिंग स्पेसीज आपस में रिएक्शन करने आ रहे हैं, ठीक है, और जब उनके बीच में कॉलिजन हो रहा है, तो जिन एटम की एफिनिटी एक दूसरे के साथ अच्छी है, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं और एक ही लाइन के अलोंग आ जाएं या एक ही एक्सिस के अलोंग आ जाएं, तो उनके बीच में जो कॉलिजन होता है उसके इफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, वाइल जबकि अगर ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एटम एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक है, जिनकी एफिनिटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है,
वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं, उनको आपस में कोई क्या बोलते हैं अफेक्शन ही नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो एक दूसरे की तरफ आए भी और कोलिजन हुआ भी तो वो कभी इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट ओरिएंटेशन से ये मतलब है। अक्सर हम लोग रोड पर भी कुछ घटनाएं देखते हैं, जैसे कहीं पे रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक, तो रोड एक्सीडेंट में हम लोग देखते हैं दो तरह के केस। जैसे पहला होता है कि एक व्हीकल इधर से आ रहा है बहुत तेजी से, एक व्हीकल इधर से आ रहा है बहुत तेजी से, और दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग आ रहे हैं और इनके बीच में हो गया हेड ऑन कोलिजन, दोनों की लाइन एक ही है और हाई स्पीड से आ रहे हैं तो इनके बीच में कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन। तो इस केस में जो कैजुअलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब ये इफेक्टिव कोलिजन वाला केस बन गया। वहीं पर ठीक है, दूसरा केस होता है जहाँ पे कोलिजन ऑब्लिकली होता है कि एक व्हीकल इधर से आ रहा था, एक व्हीकल इधर से ऐसे आ रहा था, दोनों साइड वाइज टकरा गए। तो कोलिजन में कैजुअलिटी तो यहाँ भी होती है बट एज कंपेयर टू हेड ऑन कोलिजन कम होती है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। आइए इसको ना एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। जब हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, ये जो हमारा कार्बन है ना, ये इस कार्बन की बहुत अच्छी एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ। तो जब जब ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की तरफ टकराने के लिए आएंगे और जब जब पहले मॉलिक्यूल का कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ एक ही लाइन में आमने सामने होंगे तो उस समय एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी और अगर कोलिजन हुआ तो उसके इफेक्टिव बनने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होंगे और मे बी वो इफेक्टिव ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको 3 केस दिखाए गए हैं। पहले केस में आपको दिखाया गया है कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ठीक सामने एक ही लाइन पर है, तो ये वाला जो ओरिएंटेशन है ये परफेक्ट है, ये परफेक्टली ओरिएंटेड है, इस ओरिएंटेशन को परफेक्ट कहा जाएगा। अब इनके बीच में जब कोलिजन होगा तो इट विल बी इफेक्टिव। अब दूसरा केस दिखाया गया, ये रहा पहले मॉलिक्यूल का कार्बन और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आमने सामने कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। कार्बन की नाइट्रोजन के साथ उतनी अच्छी एफिनिटी नहीं है, तो ये वाला जो है नॉट परफेक्टली ओरिएंटेड, ये अच्छी तरह से ओरिएंटेड नहीं है, तो इनके बीच सिर्फ कोलिजन ही होगा और वो फ्रूटफुल तो नहीं होगा बिल्कुल भी। और नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आमने सामने आ गए। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही तरह के एटम हैं, एक ही स्पेसीज हैं। ठीक है, तो ये वाला ओरिएंटेशन भी क्या है, परफेक्ट नहीं है और ये भी फ्रूटफुल बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो आई होप सो ओरिएंटेशन बैरियर आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और ये दोनों बैरियर हमने आपको डिटेल में क्लियर किए, ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। राधे राधे प्यारे बच्चों। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हमारे सामने ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर रेट कांस्टेंट है के, पी होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, जेड को कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और टी करता है टेम्परेचर को। इसका ना डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया। इस फॉर्मूले को जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से याद करना है। अब हम आपके साथ इस चैप्टर का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कह रही है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, और as the average kinetic energy of the molecule increase,
देयर कॉलिजन आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ कॉलिजन आल्सो इंक्रीज, और रेट ऑफ कॉलिजन अगर इंक्रीज होगा तो दे विल अचीव वेरी क्विकली और वेरी फास्टली इफेक्टिव कॉलिजन, और एज मच एज वो जितना जल्दी इफेक्टिव कॉलिजन को अचीव करेंगे प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा। और इसी को तो कहा जाता है इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। भाई प्रोडक्ट जितना जल्दी बनेगा इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा तेज हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये भी कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं 2 गुने से कुछ ज़्यादा या 2 गुना तो हो ही जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल जैसे ही आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे, और इस वैल्यू को कहा जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यू आर एबल टू सी ऑन द बोर्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट का हमने डेफिनेशन भी यही दिया है, रेट कांस्टेंट एट T+10 टू रेट कांस्टेंट T केल्विन। इस रेशियो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और इसकी वैल्यू 2 to 3 हो सकती है, डबल तो हो ही जाती है, डबल का तो कंफर्म ही है। जैसे 10 डिग्री बढ़ाएंगे, मतलब अगर अभी टेम्परेचर 300 डिग्री है, ठीक है 300 डिग्री है और रेट था R, जैसे ही हम इसे 310 करेंगे ये रेट 2R हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसे अब 320 करेंगे ये रेट 4R हो जाएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आइए इस चीज को ग्राफ की मदद से भी समझते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ पे आपको हाईएस्ट फ्रैक्शन मिल रहा है, ये हाईएस्ट फ्रैक्शन है जिनके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है। ये साइज है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी बैरियर को, ये एनर्जी बैरियर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, तो जब हम इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पर अगर हम आके देखें और इसको ग्राफ के साथ इस तरह से ज्वाइन किया जाए तो दिस क्वांटिटी इज वेरी लेस, ये बहुत लेस है। ठीक है, तो बहुत कम फ्रैक्शन ऐसा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो ये भी कहते हैं ओनली 5%। ठीक है, तो ये बहुत कम फ्रैक्शन ऐसा है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी रखता है, और जिसके पास इससे ज़्यादा एनर्जी होगी वो इसे क्रॉस कर पाएगा, उन्हीं का इफेक्टिव कॉलिजन होगा और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये जो शेडेड रीजन है ये इफेक्टिव कॉलिजन और कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उनके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या मिला है, मैक्सिमम फ्रैक्शन मिला है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, और जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल। जैसे 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो उसे भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसी सेंस में इसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके, आइए इसको एक और ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किस तरह से इफेक्टिव कॉलिजन का जो रेट है वो बढ़ जाता है और किस तरह से उनके फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट होता है। आइए देखते हैं। हाँ, आइए बच्चों देखते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हमने बनाया है से एट टेम्परेचर T1, जब हमने टेम्परेचर को T1 रखा।
ठीक है। और हमने मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ है। इस तरह से हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे क्या थे, मॉलिक्यूल थे। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये इसके पास अभी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो डेफिनेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और से बढ़ करके यहाँ आ गई, मतलब इतनी हो गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, से बढ़ करके इतनी हो गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, से बढ़ करके इतनी हो गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, से बढ़ करके इतनी हो गई। भाई आप ऐसे मिला लीजिए ना इसको, तो आप जब ऐसे मिलाएंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे साइज दिखेगा कि इस वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, इस वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी, अब इस ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पे, तो एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो जब हम इस ग्राफ को नए डॉट जो मिले हैं इनको कनेक्ट करते हुए बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या हो गया, इतना फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये देखिए ये इंक्रीमेंट आ रहा है, ये हमारा पहले वाला ग्राफ था और इतना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ ग्राफिकली भी प्रूव हो रही है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं जिनके इफेक्टिव कोलिजन बढ़े हैं, ठीक है, उनके नंबर बढ़ जाते हैं। उनके नंबर बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो आई होप सो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस का हमने कॉन्सेप्ट समझाया आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। राधे राधे।